गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग देखेंगे कि दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक थी अखिल भारतीय होम रूल लीग, एक थी इंडियन होम रूल लीग। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना पहले हुई है, अप्रैल 1916 में हुई है, जिसका मुख्यालय बेलग्राम कर्नाटक में था। ठीक है। और जो दूसरा था वो अखिल भारतीय होम रूल लीग थी, जिसकी स्थापना मद्रास के अडयार में हुई थी। ठीक। तो मद्रास के अडयार में होने वाली अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जून 1917 ईस्वी में मद्रास सरकार ने होम रूल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर किसे गिरफ्तार कर लिया था। तो ऑप्शन है जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया, एनी बेसेंट और उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जॉर्ज अरुणडेल जो है, जो अखिल भारतीय होम रूल लीग है जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की है, उसके सचिव हैं। वीपी वाडिया जो है उसके कोषाध्यक्ष हैं। एनी बेसेंट स्वयं स्थापना करता है। ठीक है। तो इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है। तो संगमकालीन कवि मामूलनार ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में नंद शासकों के द्वारा संचित अपार धन संपदा और उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा ह्वेनसांग भी नंदों के धन के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है। तो ये बात हो रही है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन सामाजिक विषयों के मामले में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसका जो उदाहरण है वो है 1891 में जो ये जब कंसेंट बिल आया था, उसका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग जीता था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो कलिंगराज खारवेल का है, उससे हम लोगों को महापद्मनंद के बारे में जानकारी मिलती है। और उसमें कलिंगराज खारवेल ने बताया है कि जो महापद्मनंद था इसने कलिंग को जीता था और यहाँ से एक जैन मूर्ति उठा के लेके चला गया था, जिसको खारवेल वापस लाता है। ठीक है। और एक और उल्लेख करता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके अलावा जो आपको घोसुंडी अभिलेख मिल रहा है, घोसुंडी अभिलेख उन प्राचीन अभिलेखों में से एक है जो भागवत धर्म के बारे में बताता है, वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख करता है, और इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख कई लोगों का है, जैसे रुद्रदामन का हो गया। ठीक है। आपके स्कंदगुप्त का हो गया। ठीक। तो करेक्ट आंसर है हाथी गुम्फा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या किसने की। तो हर्षचरित में यह बताया गया है कि कालाशोक की जो हत्या है वो महापद्मनंद ने कर दी थी। ठीक है। लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदिवर्धन या महानंदी है। लेकिन यहाँ पे एक सोर्स के अनुसार बात हो रही है, तो हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की जो हत्या है वो महापद्मनंद ने की थी। जबकि ऐसे नॉर्मली जो है कि महानंदी या नंदिवर्धन को हटा के महापद्मनंद जो है नंदवंश की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है। नंदवंश के फिर महापद्मनंद के बाद धननंद शासक बनता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। तो मैंने अभी आपको बताया ही कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण जो सबसे प्राचीन है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिससे हम लोगों को महापद्मनंद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक भी कहा गया क्योंकि इसने क्षत्रियों का क्या किया था, विनाश कर दिया था। ठीक है।
इसके अलावा जो ऑप्शन में आपको रोमिनदेही स्तंभ लेख मिल रहा है, ये है अशोक का अपने शासनकाल के 20वें वर्ष वो जब लुम्बिनी की यात्रा करता है तो वहाँ पर ये अभिलेख लगवाता है और वहाँ पे बुद्ध की पूजा करता है, ऐसा इसमें वर्णित है। और साथ ही साथ वहाँ पे धार्मिक कर को माफ कर देता है और जो भू राजस्व कर है उसको 1/6 से घटा के 1/8 कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन में धनदेव का अयोध्या अभिलेख आपको दिख रहा है, ये शुंग शासक पुष्यमित्र का कौशल का प्रांतपति रहता है और उसके साथ ही साथ उसका क्या रहता है, सेनापति रहता है। और धनदेव के जो अयोध्या अभिलेख है, इसमें इस बात का उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था और अयोध्या तक शासन था पुष्यमित्र शुंग का, इसकी भी जानकारी हम लोग को इस अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, खारवेल का हाथी गुम्फा। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला शासक कौन था? तो अगर बात की जाए कि सबसे पहले कौन था, तो वो शासक है महापद्मनंद, क्योंकि इसने कलिंग उड़ीसा को जीता जो कि भौगोलिक दृष्टि से विंध्यन के दक्षिण में स्थित है। और साथ ही साथ एक कुंतल देश को भी जीता है, क्योंकि मैसूर से एक अभिलेख मिला है मतलब जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कुंतल देश पे किसका शासन था, महापद्मनंद का था। तो पहला शासक कौन है, महापद्मनंद है। और जो आपको ऑप्शन में अग्रमीश दिख रहा है, ये धननंद को यूनानी अभिलेखों में अग्रमीश नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम पुराणों तथा दिव्य बदान में काकवर्ण मिलता है? तो कालाशोक का, ठीक है, नाम जो है काकवर्ण मिलता है। और इस शिशुनाग के बाद जो है शिशुनाग वंश का दूसरा शासक बनता है। और आप लोग देखेंगे कि इसी के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का क्या होता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महापद्मनंद का मित्र था? तो महापद्मनंद का मित्र जो था पाणिनि था, ठीक है। पाणिनि ने, जिसने की अष्टाध्यायी की रचना की है, जो कि व्याकरण पे लिखी गई प्रथम पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पाणिनि। अब बाकी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। जो चंड प्रद्योत है, ये जब महाजनपद काल है तो उस समय अवंती का शासक है और एक शक्तिशाली शासक है। इसके रहते जो है मगध के शासक कभी भी अवंती को नहीं जीत पाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो बहिष्कार का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शिशुनाग है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया शिशुनाग ने, लेकिन अवंती ने पहले वत्स को जीता, फिर अवंती को मगध ने जीत लिया, ठीक है, मतलब शिशुनाग ने जीत लिया। तो अवत्स को अवंती ने अपने में पहले ही मिला लिया था, फिर शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को मिला लिया। इस तरीके से अवंती और वत्स दोनों जो है मगध साम्राज्य में क्या हो गए, शामिल हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त किसी दूसरी राजधानी बनाई? तो वैशाली को राजधानी बनाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि नागदर्शक की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद शिशुनाग को, नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक है, उसके बाद शिशुनाग को जनता द्वारा चुना गया है, ऐसा अभिलेखों में वर्णित है, ठीक है। तो प्रथम ऐतिहासिक शासक शिशुनाग है जिसको जनता द्वारा चुना गया। मध्यकाल में रजिया को चुना गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से प्रमाणित होता है कि पाणिनि तथा वररुचि नंदों के समकालीन थे? तो गुणादि की बृहत कथा से इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है। बाकी जो रचनाएं आपको दिख रही हैं, हाल ने लिखी है गाथा सप्तशती, जो कि सातवाहन वंश का शासक रहा है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, ठीक है। और मृक्ष कटिकम और देवी चंद्रगुप्तम शूद्रक की रचना है। यहाँ गलत हो रहा हूं क्या मैं? तो जो आपकी ये रचना है मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की है और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। बाकी शूद्रक ने मृक्ष कटकम की रचना की है, ठीक है। तो बृहत कथा में जो है पाणिनि और वररुचि नंदों के समकालीन है, ऐसा वर्णन किया गया है जो गुणादि की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की थी? तो बाल गंगाधर तिलक के कहने पर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो छात्रवृत्ति शुरू की गई थी, छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति, वो जो है वीर सावरकर को मिली। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन के बारे में लेख निम्न में से कौन सी पत्रिका में छपा था? तो द हिंदू को छोड़कर ये तीनों पत्रिकाएं जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित हैं, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। लेकिन इसमें से कॉमनवेल्थ में सबसे पहले होम रूल आंदोलन के बारे में छपा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यवस्थाकारों द्वारा कितने प्रकार के पुत्रों को उल्लिखित किया गया है? तो यहाँ पे कितने प्रकार का मतलब है कि जैसे नहीं होता कोई अविवाहित महिला से उत्पन्न पुत्र, फिर नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र, तो ऐसे ही तो टोटल 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धर्म को नंद शासकों ने प्रश्रय दिया? तो नंद शासकों ने प्रश्रय दिया जैन धर्म को, और इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, जब महापद्मनंद जैन प्रतिमा को कलिंग से उठा के कहाँ लाता है? मगध में लाता है, और फिर वापस से उसको जो खारवेल है अपने समय में जीत के उसको वापस कहाँ प्रतिष्ठित करता है? कलिंग में। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वराज्य की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा से जोड़ा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने किसकी गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि है, ये एनी बेसेंट को जब होम रूल लीग आंदोलन के समय में गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले नाइटहुड की उपाधि जो है सर एस सुब्रमण्यम अय्यर को दी गई थी। एक ऐसा ही नाम और आपको मिलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, दीपवंश और महावंश के अनुसार किस शासक ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा रखी थी? तो उस शासक का नाम है धनानंद, जिसको यूनानी लेखों में अग्रमीज कहा गया है। और इसका उल्लेख कौन करता है? वेनसांग करते हैं और मामूल नार करते हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि गंगा में इतनी भयानक बाढ़ आई कि ये धनराशि क्या हुई? गंगा की बाढ़ में बह गई। ठीक है। जो आज तक किसी को नहीं मिली। तो करेक्ट आंसर है धनानंद। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नंदिवर्धन, और कहीं कहीं ऑप्शन में महानंदी भी आपको देखने को मिल सकता है। ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, और इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक है महापद्मनंद। ठीक है। जिन्होंने एकराट सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी, महापद्मनंद ने। ठीक है। तो अंतिम शासक कौन है? नंदिवर्धन है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र था, तो ये एक साप्ताहिक पत्र था जिसका पहला लेख जो है उर्दू में छपा। ठीक है। कहाँ से छपा? सैन फ्रांसिस्को से छपा। ठीक है। और इसी पत्र के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, गदर पार्टी पड़ गया। गदर पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? रामचंद्र पेशावरी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि बर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया, वे थे? तो लाला हरदयाल थे वे व्यक्ति। ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सूरत अधिवेशन में भाग लेकर पाटीदार युवक मंडल की स्थापना की थी? ठीक है। तो इसका होगा, अब इसमें एक व दो कैसे हो गया मैं बता देता हूं आपको। जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो ऑप्शन अपने आप रोटेट हो जाते हैं इधर उधर। तो कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता दोनों लोग जो है सूरत अधिवेशन में भाग लिए थे, और इन्होंने पाटीदार युवक मंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट निम्नलिखित में से कौन थे? अब जब बात की जा रही है इंडियन होम रूल लीग, मतलब तिलक की होम रूल लीग की बात की जा रही है, जिसकी स्थापना जो है बेलगांव में हुई है, कर्नाटक में। ठीक है। और जब अखिल भारतीय होम रूल लीग की बात की जाती है, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की बात की जाती है, जिसकी स्थापना हुई है मद्रास के अडयार में, जिसका कार्य क्षेत्र है पूरा भारत और बंबई। और जो आपके तिलक हैं, इनकी जो होम रूल लीग है, उसका जो कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र है, मुंबई को छोड़ के, और कर्नाटक है। ठीक है। तो इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है। और उसके सचिव थे एनसी केलकर। अब सुन लीजिए, आपने सुना होगा कि स्वराज्य हमारा जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात तो तिलक ने इस चीज को फेमस बनाया, लेकिन इस जो
ये जो कथन है इसको लिखा किसने? तो जोसेफ बैप्टिस्टा ने इसको लिखा था, ठीक है? अगला प्रश्न है, दोनों होम रूलों का विलय निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो दोनों होम रूल का विलय जो है 1900 दोनों होम रूल लीग का विलय जो है 1920 में हुआ था। इसमें पता नहीं क्यों ऑप्शन में नहीं है, ठीक है? देखते हैं अभी इसमें क्या है ऑप्शन में। तो दोनों होम रूलों का जो विलय है 1920 में हुआ है, ठीक है? सॉरी, दोनों होम रूलों का विलय जो है 1918 में ही हुआ है। इनका 1920 में जो है क्या किया गया है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है? तो ये करेक्ट है, दोनों होम रूलों का विलय जो है 1918 में हुआ है और इनका नाम बाद में बदला गया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है, यह कथन उपरोक्त में से किसका था? ठीक है, तो ये कथन जो है एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है अपना नाम क्या रख लिया था? स्वराज सभा रख लिया था, ठीक है। विलय तो हो गया था, जो तिलक की होम रूल थी उसका विलय हो गया था ऑल इंडिया होम रूल लीग में, और उसने अपना नाम बदल के 1920 में क्या कर लिया, स्वराज सभा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की, विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने की भी आलोचना की, ठीक है। ये पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर क्या बोलते हैं संबंधों के पक्षधर थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। तो आज हमने परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण 31 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि चूंकि देखिए मैं जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसको रट के नहीं आता, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है उसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।